अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि शेख हसीना ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे पूरे देश में लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर तरफ मीडिया में इसी देश के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें और हालात इस बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा खौफनाक हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले चंद दिनों के अंदर वहां पर 180 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल लोगों का आंकड़ा भी सैकड़ों के हज़ारों के करीब बताया जा रहा है। और इनमें भी ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जो हॉस्पिटल के अंदर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होंगे। बांग्लादेश की सड़कें में जो अभी कुछ दिन पहले ही वहां के आम लोगों से या स्पेशली मैं कहूं तो वहां के स्टूडेंट से फुल नज़र आ रही थी, और जहां से ही ये सारा पूरा मैटर शुरू हुआ था। अब वहां पर पुलिस, आर्मी और अब तो आर्मी के टैंक्स भी नज़र आने लगे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला उनके अपने लोगों से नहीं बल्कि किसी गैर और ख़तरनाक दुश्मन के साथ है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, और उस चीज़ का नाम है कोटा सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या? आखिर इसमें ऐसी भी क्या खास खतरनाक बात है कि जिसकी वजह से जहां एक तरफ बांग्लादेश के आम लोग हर चीज़ को भूल चुके हैं, हॉस्पिटल, जेल या फिर मौत या फिर जख्म, किसी भी चीज़ को कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना भी अपनी सारी हद पार कर रही हैं और हर तरह से इन आम लोगों को, इनकी मांग को कुचलना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये जो कोटा सिस्टम है, ये आसान भाषा में बस आप इतना समझिए कि ये वही है जिसको हम लोग इंडिया में रिजर्वेशन या फिर आरक्षण कहते हैं। बस बांग्लादेश में इसको आमतौर पर कोटा सिस्टम कहा जाता है। बांग्लादेश के अंदर ये सरकारी नौकरियां में लगभग 56 यानी 56% के करीब पाया जाता है, जिनमें से 30% के करीब तो जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज है उनको दिया जाता है। 10% के करीब औरतों को दिया जाता है ताकि उनका भी अपॉइंटमेंट हो सके, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। बाकी का 10% उन कुछ खास गिने चुने इलाकों के लिए है कि जो बाकी बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। आखिर के बचे हुए 6% में से 5% तो इन इंडिजिनियस कम्युनिटी के लिए है, जबकि 1% डिसेबल लोगों के लिए है, मतलब जो भी किसी तरीके से अपाहिज वगैरह हैं। अब इस पूरे कोटा सिस्टम का, इस पूरे रिजर्वेशन से क्या मतलब ये निकलता है? अब इस पूरे कोटा सिस्टम का, इस पूरे रिजर्वेशन का मतलब ये निकलता है कि अगर सरकार की तरफ से 100 सरकारी नौकरियां आती हैं तो सबसे पहले उन 100 सरकारी नौकरियों में से 30 तो फ्रीडम फाइटर्स फैमिली को दे दी जाएंगी, 10 औरतों को दे दी जाएंगी, 10 सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए इलाकों के लोगों को दे दी जाएंगी। बाकी के 6% भी इसी तरीके से बांट दी जाएंगी, तो सिर्फ बचेंगी 44 सीट और उन्हीं पर ही बाकी पूरे बांग्लादेश को लड़ना होगा, मतलब मुकाबला करना होगा और अपनी जगह बनानी होगी। और ये सब कुछ ऐसी कंडीशन में होगा या फिर ऑलरेडी हो रहा है कि जब बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरियों से पहले से ही हद से ज़्यादा कमी है। दोस्तों, अब इस कोटा सिस्टम को थोड़ी और बारीकी से समझने की और कोशिश करते हैं ये, और आखिर कौन किस तरफ खड़ा है, किसको इससे फ़ायदा है, किसको इससे नुकसान है, ये सब कुछ जानने के लिए हमको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। बात है सन 1971 की, जब इंडिया की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने में कामयाब हुआ। इस देश के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे वहीं शेख मुजीबुर रहमान के, जिन्होंने इस देश के आज़ादी दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। देश बनते ही कोटा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसमें से 30% की एक बड़ी हिस्सेदारी फ्रीडम फाइटर्स को और उनकी फैमिलीज़ के लिए रखी गई, यानी वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिलहाल ये कोटा सिस्टम तब से लेकर आगे तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। जब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे बड़े हुए तो उनको भी उसका भरपूर फ़ायदा मिला, मगर फिर सन 2018 में वहाँ की आम पब्लिक ने और स्पेशली बांग्लादेश के स्टूडेंट ने एक बड़ी मुहिम शुरू की और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के हुए और सीधी मांग यही थी कि इस पूरे कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल के थे कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और इस पूरे ही कोटा सिस्टम को ख़त्म करना पड़ा। यानी ना सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ वाले 10% को, बल्कि उसके साथ में जो बाकी का बचा हुआ 26% है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसी वक्त फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज़ के ही कुछ लोग या फिर बाकी भी कुछ लोग
कि जो इस कोटा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो कोर्ट पहुंच चुके थे। कोर्ट में लंबे वक्त तक सुनवाई चली और अभी कुछ वक्त पहले ही कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हाँ, कोटा सिस्टम को बाकी रहना चाहिए। बस इसी ने पूरे बांग्लादेश में चिंगारी लगा दी। बिल्कुल उसी तरह से ही प्रोटेस्ट शुरू किए गए कि जिस तरह से सन 2018 में हुए थे। शायद ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल के नहीं होते थे और इतनी खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं करते अगर वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ी गलती नहीं करी होती। दरअसल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप 56% में से 26% को बाकी रखिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, मगर उस 30% को ख़त्म कर दीजिए जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को दिया जाता है। क्योंकि पहले फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा था तो वो अच्छी बात थी, औलादों को भी दिया गया तब भी ठीक ठाक था, मगर आखिर क्या तुक बनता है कि उनकी भी औलादों को और उसके बाद उनकी भी औलादों को इसी तरीके से दिया जाता रहे, बावजूद इसके कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों की पहले से ही इतनी कमी है। इस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रोटेस्ट करने वालों लोगों को एक तरह से धमकाते हुए यह पब्लिकली कहा कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को नहीं दिया जाएगा तो क्या राजाकारों को दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, राजाकार वर्ड तो बांग्लादेश में एक गद्दार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 1971 में इन लोगों की आज़ादी की लड़ाई में जो एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था और ये पूरी कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना हो, उसी ग्रुप का नाम राजाकार था। तो इसीलिए जैसे ही वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये देखा कि हमारे खुद के प्रधानमंत्री ही हमको राजाकार यानी कि गद्दार कह रही हैं, तो वो लोग बुरी तरीके से भड़क उठे और उन्होंने बाकायदा ये स्लोगन दिया कि अगर हक कहना और हक मांगना ही गद्दारी है तो हम गद्दार ही हैं। और उसके बाद फिर उस तरह के हालात बनना शुरू हुए कि जिनकी तस्वीरें लगातार हम लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर आ रही हैं। शेख हसीना ने इन तमाम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और कुचलने के लिए पुलिस को तो उतारा ही, सड़कों वगैरह पर कर्फ्यू लगा दिया गया, मगर हालात उस वक्त और भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हो गए कि जब बांग्लादेश छात्र लीग के स्टूडेंट ने उतरना शुरू कर दिया। दरअसल शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी अवामी लीग, उसी का एक स्टूडेंट विग है जिसको बांग्लादेश छात्र लीग के नाम से जाना जाता है। शेख हसीना ने इन तमाम प्रदर्शन करने वालों स्टूडेंट्स को, आम लोगों को काउंटर करने के लिए इस रिजर्वेशन के फेवर में अपने इस स्टूडेंट विग को उतार डाला। नतीजा ये हुआ कि दंगे जैसे हालात बन गए। इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, मारना पीटना शुरू कर दिया, बल्कि कत्ल कर डाला। थानों वगैरह में आग लगा दी गई, बहुत सारी पब्लिक और सरकारी प्रॉपर्टी जलाकर खाक हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से कई अलग अलग तरह के क्रैकडाउन के साथ साथ इंटरनेट के फुली शटडाउन होने की भी खबरें आईं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर शेख हसीना को इस कोटा सिस्टम में इतने ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है। आखिर फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को मिलने वाले इस 30% रिजर्वेशन में शेख हसीना को ऐसा क्या फ़ायदा है कि जिसकी वजह से वो अपनी पूरी राजनीति और अपनी पूरी ग्लोबल इमेज को भी दाव पर लगा रही हैं। क्योंकि जाहिर है जो कुछ भी हो रहा है उसे सबसे ज़्यादा बदनामी तो शेख हसीना की हो रही है, जिनके ऊपर पहले से ही लगातार ये सवाल उठते हैं कि वो सही तरीके से इलेक्शन में जीत कर नहीं आती हैं, बल्कि वो तो अब एक डिक्टेटर की तरह ट्रीट करने लगी हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यही है कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज़ वाला 30% का रिजर्वेशन है, इसका ज़्यादातर फ़ायदा, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सारा का सारा फ़ायदा ही शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। दोस्तों, इतिहास में शेख हसीना या उनकी पार्टी बांग्लादेश के अंदर पावर में आती है तब तक ये रिजर्वेशन वापस आता है, और जैसे ही कोई और बंदा वहाँ की गद्दी पर बैठता है तो ये रिजर्वेशन गायब हो जाता है। यानी ये पूरा कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन वहाँ के आम लोगों से कम बल्कि शेख हसीना की पार्टी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे फ़ायदा ही तो शेख हसीना की पार्टी को ही मिलता है, इसलिए वो हमेशा इसको वापस लाती हैं। और इस वक्त भी जब इस पर खतरा मंडरा रहा है तो सारी हदें पार कर रही हैं, लेकिन इसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर में जाते जाते ये भी बताता चलूँ कि जब बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो दुनिया भर में चर्चाएँ होने लगी थीं, इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें हो गईं, हर तरफ खून ही खून नज़र आने लगा। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया फैसला भी सुना दिया है, जिसके मुताबिक उसने इस रिजर्वेशन को ख़त्म तो नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया है। जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को 30% के करीब मिलता था उसको 5% पर कर दिया है, और बाकी कैटेगरीज़ में भी जो रिजर्वेशन है उनको बिल्कुल ना होने के ही बराबर कर दिया है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने और बाकी आम लोगों ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने और बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोटेस्ट को कम्प्लीटली ख़त्म करने से इनकार कर दिया है।
उनका कहना यही है कि कोर्ट ने तो पहले भी फैसला सुनाया था, लेकिन गवर्नमेंट वाकई इस पर अमल करेगी इसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि मुमकिन है कि गवर्नमेंट फिर से अपनी मनमानी करने लगेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को फौरन कानून की शक्ल में इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों की मांग ये भी है कि जो कुछ भी हुआ उस मामले में भी इंसाफ दिया जाए, यानी जिन लोगों की इस प्रोटेस्ट में डेड हुई है, मौतें हुई हैं, उन सबको नौकरियां वगैरह दी जाएं या किसी और तरीके से उनकी भरपाई की जाए। तो जो लोग घायल हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर इलाज दिया जाए। जो लोग जेल में बंद हुए हैं सिर्फ इस प्रदर्शन करने की वजह से उनको आज़ाद किया जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होता है। बांग्लादेश से जुड़ी ज़रूरी अपडेट अगर आएगी तो हम ज़रूर वीडियो बना देंगे। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वे फॉर जन्नत पर वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।